क्या आपने नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है? क्या आप उसके रिजल्ट से खुश नहीं हैं? क्या आपके स्काल्प पे डोनर एरिया ही अवेलेबल नहीं है? क्या आप आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना चाहते हैं? हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। हमारे कई सारे पेशेंट्स आर्टिफिशियल और नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल और नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट एक ही है, दोनों सेम है, लेकिन ये सच नहीं है। आर्टिफिशियल और नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट ये दोनों अलग अलग प्रोसीजर्स है। नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट में आपके ही बालों के ग्राफ्ट्स को आपके स्काल्प के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को इम्प्लांट किया जाता है। सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में आर्टिफिशियल बालों को एक एक करके आपके स्काल्प के बाल पैचेस पे प्लांट किया जाता है। देखिए, ये सिंथेटिक हेयर सिर्फ इटली और जापान में बनाए जाते हैं। ये सिंथेटिक बाल आर्टिफिशियल फाइबर से बनाए जाते हैं और ये बायोकम्पेटेबल भी होते हैं, यानी कि ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल या टॉक्सिक नहीं होते। इन्हें हाईली प्यूरिफाइड पॉलीएमाइड फाइबर से बनाया जाता है। इन आर्टिफिशियल बालों को दो तरह के टेक्निक से बनाया जाता है। उनमें से एक है बायोफाइबर, जो इटालियन टेक्नोलॉजी है, और दूसरी है नेडो फाइबर, जो एक जापानीज टेक्निक है। ये आर्टिफिशियल बाल अलग अलग कलर और शेड्स में भी अवेलेबल होते हैं। इनकी लेंथ 15 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। देखिए, हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह इस प्रोसेस में भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट में आपके बॉडी इन आर्टिफिशियल बालों को रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए पेशेंट की सुटेबिलिटी को देखने के लिए आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले एक पैच टेस्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर के एक महीने पहले पेशेंट के 100 बालों का पैच टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट पैच के दौरान पेशेंट एक महीने के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। इस एक महीने के में पेशेंट के बॉडी की रिएक्शन ऑब्जर्व की जाती है। कुछ इम्प्लांट टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर पेशेंट इन टॉलरेंस टेस्ट को पास करता है तो ही वो आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है। अगर पेशेंट को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो डॉक्टर उन्हें अलग ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद इम्प्लांटर पेन नामक एक ऑटोमेटिक हेयर इम्प्लांट डिवाइस की मदद से आपके स्काल्प में एक एक करके आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये इम्प्लांटर आपके स्काल्प में सिंथेटिक हेयर स्टैंड को इंसर्ट करते हैं। जब तक प्रॉपर हेयर डेंसिटी नहीं मिलती तब तक ये प्रोसीजर दोहराया जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद डॉक्टर आपके स्काल्प को डिसइंफेक्टेंट से क्लींस करते हैं। सर्जरी के बाद एक हफ्ते के लिए आपको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। देखिए, ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसके एक सेशन में 500 से 1000 हेयर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, लेकिन यह हेयर ट्रांसप्लांट सभी लोग नहीं करवा सकते हैं। कुछ केसेस या कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनमें आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या स्काल्प में कुछ प्रॉब्लम है, या आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिसीज या और कोई भी लॉन्ग टर्म बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो ये सर्जरी आप नहीं कर सकते। तो ये आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट कौन करवा सकता है? क्या ये आपके लिए सही है या नहीं? आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट कौन कौन है? अगर आप नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं या आपके पास डोनर एरिया ही अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आपने नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आप उसके रिजल्ट से खुश नहीं है, तो आपके लिए सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट एक सही ऑप्शन है। देखिए, ये आर्टिफिशियल बाल 15 से 30 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, इसलिए यहाँ नेचुरल बालों की तरह बालों के बढ़ने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा हेयर लॉस के अलग अलग टाइप को ट्रीट करने के लिए आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। खास तौर पर एलोपेशिया एरिएटा, जनरलाइज हेयर थिनिंग, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या बाल्डनेस
और स्कारिंग एलोपेशिया को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट वाकई में यूजफुल है? तो दोस्तों, अब मैं आपको इस आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा। देखिए, इस सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट से पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की तरह बहुत दिन तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। सर्जरी के कुछ ही घंटों में आपको अच्छी हेयर डेंसिटी मिल सकती है। और तो और ये हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट की तरह ही दिखता है। इन आर्टिफिशियल बालों को हम नेचुरल बालों की तरह ही वॉश या कोम कर सकते हैं। जिनके पास डोनर एरिया नहीं है या बहुत लिमिटेड है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन है। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम सेविंग और किफ़ायती प्रोसीजर है। लेकिन इस प्रोसीजर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इस ट्रीटमेंट का इफेक्ट बहुत टेम्पररी होता है। देखिए, आर्टिफिशियल बाल आपके बॉडी का नेचुरल हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रोसीजर के बाद साल भर में कम से कम 30% बाल टूट सकते हैं या झड़ सकते हैं। इन बालों का रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बालों का नेचुरल और एस्थेटिक लुक मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट हर साल करने की ज़रूरत हो सकती है। बार बार इम्प्लांट करने से आपके एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इन हेयर फॉलिकल की जगह फिर स्कार्स बनने लगते हैं, जिससे सिकेट्रियल एलोपेशिया होने के चांसेस बढ़ते हैं। देखिए, बार बार सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट करने से स्काल्प का ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, जिससे आपके एग्जिस्टिंग हेयर की ग्रोथ पर अफेक्ट होता है। कभी कभी आपकी बॉडी इन आर्टिफिशियल बालों को कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकती है, जिससे आपकी सर्जरी फेल भी हो सकती है। देखिए, हमारी बॉडी इस आर्टिफिशियल हेयर को फॉरेन बॉडी समझती है और उन्हें रिजेक्ट करते हैं। नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी हेयर टिश्यू को पहचानती है, इसलिए इसमें कोई भी रिजेक्शन या इम्यून रिएक्शन नहीं होता। दोस्तों, आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट का एक और डिसएडवांटेज ये है कि इन बालों को लेंथ और डेंसिटी नहीं बढ़ सकती। ये बाल 15 से 30 सेंटीमीटर के होते हैं, उनकी लेंथ उतनी ही रहती है। देखिए, इस आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाई दे सकते हैं। कई बार हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इन सिंथेटिक बालों के रूट्स में सीबम तैयार होता है। उसे 2 या 3 महीने में साफ करना पड़ता है। अगर आप इसे रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं, जिससे आपके बाल झड़ सकते हैं। देखिए, प्रोसीजर के बाद कुछ दिनों तक आपके स्काल्प पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, लेकिन चाहे कितना भी टेम्पटेशन हो, स्काल्प को स्क्रैच मत करो। स्क्रैच करने से आपके हेयर झड़ सकते हैं। कुछ पेशेंट सर्जरी के बाद माइग्रेन जैसा हेडेक भी महसूस कर सकते हैं और कभी-कभी एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। देखिए, ये आर्टिफिशियल हेयर 2 से 3 साल तक रहते हैं, लेकिन उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इन आर्टिफिशियल बालों का ख्याल रखने के लिए स्पेसिफिक शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। अच्छा पोस्ट ऑपरेटिव केयर के साथ आप इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, बालों को टूटने या झड़ने से बचा सकते हैं। लेकिन क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट की तरह दिखता है? प्रोसीजर के तुरंत बाद इन आर्टिफिशियल बालों का अपीयरेंस नेचुरल दिखाई देता है, लेकिन कुछ महीनों में ये डल दिखने लगते हैं, क्योंकि ये बाल हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं होते। देखिए, अगर आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपके लिए आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये प्रोसीजर के साथ अच्छी केयर लेना भी ज़रूरी है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मनचाही इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो वह हमारे वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछ सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हेयर लॉस या बाल्डनेस के लिए आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यह एक ही ऑप्शन नहीं है। इसलिए चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। ये प्रोसीजर आपके लिए सही है या नहीं, ये देखिए। आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले इस प्रोसीजर को अच्छे से समझ लें। प्रोसीजर के दौरान
कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए अच्छा क्लिनिक और सर्जन चुनिए। आपका हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर सक्सेसफुल होगा। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।